Friends, today I will tell you about river meanders and a related myth about meander. दोस्तों, आज मैं नदियों के मोड़ पर प्रकाश डालूंगा और उससे संबंधित कुछ भ्रांतियों पर. क्वेश्चन arises, why the bends of rivers are called meanders? प्रश्न उठता है कि नदियों में पाए जाने वाले मोड़ को meander क्यों कहते हैं. Actually, there is a river named Meander in Turkey. Previously, it was known as Asia Minor, and this Meander river flows through very circuitous routes of very close meandering curves, bends, and that's why the bends in the river have been called as meander. टर्की में, जिसे पहले एशिया माइनर के रूप में हम लोग जानते थे, एक मियांडर नाम की नदी है जो बड़े घुमावदार मार्ग से होकर प्रवाहित होती है. उसी के नाम पर नदियों में पाए जाने वाले मोड़ों को हम मियांडर कहने लगे. अब सवाल ये उठता है, क्या मियांडर मैदान में ही नदियाँ का मियांडर पाया जाता है, अर्थात क्या नदियाँ मैदानी क्षेत्र में ही घुमावदार मार्ग से प्रवाहित होती हैं या पर्वतीय क्षेत्रों में. नाउ क्वेश्चन arises whether the rivers makes meandering course only in the plains, or they also develop meanders in the hilly areas. देखिए, नदियों के मोड़ को प्रभावित करने वाले दो कारक होते हैं, एक जलीय कारक हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर और एक टोपोग्राफिक कारण. देयर आर टू फैक्टर्स which affect river meanders. Number 1, hydrological factor. Number 2, topographical factors. इसीलिए हम लोग मॉर्फोमेट्री में जब हम नदी के विसर्पण का परिकलन करते हैं, सिनवासिटी इंडेक्स का परिकलन करते हैं, तो HSI और TSI निकालते हैं. दिस इज़ वाई when we calculate the sinuosity index of a river, then we calculate HSI, means hydrological sinuosity index, and topographical sinuosity index. इनमें से जो इंडेक्स जो है 60% से ज़्यादा होता है वो कारक प्रभावी होता है. देखिए, मैदानी क्षेत्रों में जलीय कारक प्रभावी होता है, इसलिए वहाँ नदी का जो मार्ग विसर्पित होता है वो हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर के कारण है, और पर्वतीय क्षेत्रों में टोपोग्राफी का ज़्यादा महत्व होता है, ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, इसलिए वहाँ TSI ज़्यादा होती है और विसर्पण मिलता है. तो इसलिए ये चूँकि निचली कक्षाओं से हमेशा पढ़ाया जाता है कि नदी के जीवन के 3 भाग होते हैं, पर्वतीय क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में और डेल्टाई क्षेत्र में. ये दिमाग में लोगों को बैठ जाता है. इसलिए नदी के विसर्पण को प्रभावित करने वाले कारकों में जो अश्मिकी यानी शैलों की बनावट, जलीय कारक, ज्वाइंट्स, लिनामेंट, फ्रैक्चर्स, फॉल्ट्स, ये तमाम ऐसे कारक हैं जो इनको प्रभावित करते हैं. अब देखिए, मेंडर कितने तरह के होते हैं. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेंडर्स आर देयर. तो हम एक सिंपल मेंडर कहते हैं जो अक्सर मैदानी क्षेत्रों में मिलता है, जैसे गंगा नदी मैदानी क्षेत्रों में मेंडर प्रवाहित में बनाती हुई आगे अग्रसर होती है. और दूसरा जो इनका होता है ये इंसाइज्ड मेंडर, इंट्रेंच्ड मेंडर, इनग्रोन मेंडर एंड सो ऑन. देखिए, इंसाइज्ड और इंट्रेंच्ड मेंडर एक ही है, क्योंकि इसमें नदियां अपने घाटी को गहरा करती हैं. सो इंसाइज्ड एंड इंट्रेंच्ड मेंडर्स आर द सेम and they refer to vertical erosion by river
एंड दैट इज़ द इंडिकेशन ऑफ रिजुवनेशन, जिस कारण घाटी के अंदर घाटी का निर्माण होता है। वैली इन वैली टोपोग्राफी, मल्टी स्टोरीड वैली और इनग्रोन जो मियांडर होता है या इनक्लोज मियांडर जो होता है, उसमें नदियां अपने पार्श्व को, किनारों को अंदर से काटती हैं और इसे हम कहते हैं इनग्रोन मियांडर। थैंक यू वेरी मच।